नमस्कार, एसके न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण नामदेव। कोरोना के बाद जिस बीमारी का खतरा सबसे ज़्यादा पैदा हो गया है वो है ब्लैक फंगस। एक ऐसी बीमारी जिसके चपेट में कई मरीज आ चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई मरीज भर्ती, उनका इलाज चल रहा है और कई मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस बीमारी के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शहर के और प्रदेश के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक जी। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है ये बीमारी और किस तरह से ये किन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। तो ये आपका एसके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे ब्लैक फंगस आखिर क्या है, ये बीमारी क्या? ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है जो नॉर्मल तौर पे भी हमारे आसपास मिलता है, हमारे किचन में मिलता है, सब्जियों के साथ में मिलता है, इवन हमारे जो नाक के बाल हैं उनमें भी मिल सकता है। ये खतरनाक तब तक नहीं है जब तक कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। पर बीच में जब कोविड-19 का प्रकोप हुआ और कोरोना के चलते लोगों ने जो रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन है, यानी डॉक्टर ने वो दवा किसी और के लिए लिखी है और उसको कॉपी करके और खुद डॉक्टर बन के जो मरीजों ने अपना खुद का उपचार किया है, उसकी वजह से उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो कम हुई है। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड का उपयोग किया है। अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड का जब उपयोग किया जाता है तो ब्लड शुगर का लेवल शरीर में बढ़ जाता है, यानी आपके आँख के हर टिश्यू का, आपकी सेल्स का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो वो फंगस को ग्रो करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता है। दूसरी चीज़ ये है कि अत्यधिक मात्रा में स्टेरॉइड का प्रयोग करने की वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कंप्रोमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। तो नॉर्मल तौर पर जो फंगस हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है वो हमारे ऊपर अटैक कर देता है। तीसरा एक वजह यह है कि जो ऑक्सीजन लोगों को लगी उस समय, लोगों ने घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर ला के लगाया, उसमें जो किलोमीटर के अंदर जो पानी रहता है वो पानी नॉर्मल तौर पे डिस्टिल वाटर का उपयोग करना चाहिए, पर लोगों ने नल के पानी का या टैप वाटर का उपयोग भी उसमें किया है, जिसके माध्यम से वहाँ उस पानी में जो किलोमीटर के पानी में फंगस ग्रो किया और फंगस वहाँ से नाक के अंदर पहुँच गया। तो ब्लैक फंगस अब ब्लैक क्यों है ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक एंजियो इन्वेसिव है, यानी ये जो ब्लैक फंगस रहता है ये रक्त वाहिनियों के ऊपर अटैक करता है और रक्त वाहिनियों के ऊपर जब ये अटैक करता है तो जो ब्लड है उसका कलर ब्लैकिश हो जाता है, इससे ये ब्लैक फंगस होती है। ब्लैक कलरेशन में हमको ये ब्लैक फंगस दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है? कैसे अपन बहुत जल्दी बीमारी को पकड़ सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये कोविड के ही पेशेंट में ब्लैक फंगस हो। ऐसी किसी भी परिस्थिति जिसमें कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उस सिचुएशन में ब्लैक फंगस हो सकता है। पर पोस्ट कोविड मरीज जिनको कि स्टेरॉइड चला है, अगर उनके नाक में भारीपन आ रहा है या फिर उनके जो साइनस हैं वो बंद हैं, ऐसा लगता है कि भारीपन आ रहा है, उसके अलावा अगर आँख में दिखना कम होता है किसी भी वजह से, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है ये आँख की जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, यानी जो ब्लड वेसल है उसके ऊपर अटैक करता है, तो जब अटैक करता है तो आँख में दिखना कम हो जाता है, या सिर में भारीपन आ जाए, या आँख के चारों तरफ फैलने की वजह से आँख में पानी आना शुरू हो जाए, नाक से पानी आना शुरू हो जाए, आँख लाल हो जाए, आँख थोड़ा बाहर की तरफ निकले। तो ये कुछ कारण है जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्लैक फंगस जो है वो कोरोना के इस मरीज को हो चुका है। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, कि कितनी सच्चाई है और मरीजों में अभी जो जान जिनकी गई है क्या प्रतिशत आपको देखने में आया? देखिए, निश्चित रूप से ब्लैक फंगस एक गंभीर बीमारी है, पर ब्लैक फंगस कोविड जैसे फैलेगी, कोविड जैसा पेंडेमिक होगा ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस बहुत सिलेक्टिव मरीजों को होगा और मेरे ख्याल से जिनको होना था उनको हो भी चुका है। एक कोविड जैसी बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे में जाए, दूसरे से तीसरे में जाए और सब के सब में ब्लैक फंगस हो जाए, ऐसा नहीं है। गंभीर बीमारी इसलिए है कि ब्लैक फंगस जिस भी भाग में हुई है उस भाग को वो नेक्रोसिस कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, इसलिए उस भाग को निकालना पड़ता है। अगर ब्लैक फंगस किसी की यहाँ पे साइनस में गई है और ये हड्डियों में फैली है तो ये हड्डियों को निकालना पड़ेगा। अगर वो आँख के अंदर गई है और आँख के चारों तरफ फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आँख को निकालना पड़ेगा। अगर आँख के पीछे ब्रेन की तरफ अगर वो चली जाती है तो निश्चित रूप से मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत हायर है। करीब तो 80% लोग अगर ब्रेन की तरफ ब्लैक फंगस जाएगा तो वो मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है।
इसलिए जितने जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतना इससे बचा जा सकता है। किस तरह का ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है जो अस्पतालों में मरीज? देखिए, अभी इसका एम्फोट्रेसिन वी लाइपोसोमल जो इंजेक्शन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये एक ऐसी दवा है जो कि फंगस को किल कर देती, फंगस को मार देती है। तो इस के इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। अब इंजेक्शन की भी अभी बहुत ज़्यादा कमी चल रही थी, क्योंकि पूरा डिमांड और सप्लाई का काम रहता है। ये एम्फोट्रेसिन भी इतनी भारी मात्रा में कभी उपयोग में ही नहीं होती कि इतनी भारी मात्रा में बनाई जाए। अचानक से कोविड के बाद ब्लैक फंगस इतने तेज़ी से आया कि एम्फोट्रेसिन भी जिस मात्रा में हमको चाहिए थी उस मात्रा में नहीं मिली, पर धीरे धीरे वो समस्या ख़त्म हो रही है। अब एम्फोट्रेसिन भी मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा में मरीजों को प्राप्त हो रहा है और उसी के माध्यम से इसको ठीक किया जा रहा है। दूसरा, मैंने बताया कि जिस भाग में ये फंगस हो चुका है, जिसको वो निष्क्रिय कर चुका है, उसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर ये हड्डी के अंदर आ गया है तो हड्डी निकालनी पड़ेगी, अगर आँख के अंदर आ गया तो आँख निकालनी पड़ेगी, अगर ब्रेन के पीछे तरफ चला गया तो वो वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। यानी जिस भाग में ब्लैक फंगस हो गया उसको निकाल के ही जान बचाई जा सकती है। ऐसा आम तौर पर होता है, पर ऐसे भी मरीज आए हैं जिनको कि टाइम से एम्फोट्रेसिन भी मिल गया है तो उनका किसी तरह का कोई ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आँख भी नहीं निकालनी पड़ी और जान भी बच गई है। तो डिपेंड करता है कि ब्लैक फंगस का मरीज कब डॉक्टर के पास पहुंचता है। अभी ब्लैक फंगस को देखते हुए स्टेरॉयड और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन लगते हैं, केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कोरोना मरीजों के लिए। क्या आप मानते हैं कि इसी का एक हिस्सा है लोगों को उससे बचाने के लिए कि ज़्यादा स्टेरॉयड उपयोग ना हो? देखिए, क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया है कि लोगों ने किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी करके खुद का इलाज कर लिया है और सबके सब डॉक्टर बन गए। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक हुआ है। कोरोना के मरीज को पहले 5 दिन में स्टेरॉइड की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेरॉइड का कोई इंडिकेशन ही नहीं है कि कोरोना का मरीज जैसे डायग्नोसिस हो और स्टेरॉइड उसको दिया जाए, पर भारी मात्रा में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पहले 5 दिन में रेमडेसिविर का उपयोग बहुत ज़रूरी रहता था, क्योंकि उस समय वायरस जो है वो उसका रिप्लिकेशन चलता है, यानी वायरस 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बढ़ते हैं। रिप्लिकेशन रोकने के लिए रेमडेसिविर पहले 5 दिन में बहुत ज़रूरी था। 5 दिन के बाद अगर जो वायरस है वो लंग्स में पहुंच गया है और फेफड़ों में उसकी वजह से सूजन आई है, ये न्यूमोनिया शुरू हुआ है, तब स्टेरॉइड का उपयोग ज़रूरी है। पर स्टेरॉइड का उपयोग उस मरीज के वजन के हिसाब से कितना ज़रूरी है, कितने दिन के लिए ज़रूरी है, ये किसी डॉक्टर की देखरेख के बिना नहीं लेना चाहिए था, पर वो गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हमको इतने ब्लैक फंगस के केसेस देखने मिले हैं। क्या पोस्ट कोविड मरीजों के अलावा अन्य मरीजों में भी ब्लैक फंगस देखा गया है? जी हाँ, पोस्ट कोविड मरीजों के अलावा भी ब्लैक फंगस, जैसा मैंने बताया कि कोई भी शरीर की इस तरह की बीमारी जिसमें कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, चाहे वो HIV इन्फेक्शन हो या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड हो किसी भी बीमारी को दबाने के लिए, तो जो भी और दूसरी भी बीमारी हो सकती है उसमें भी आपको ब्लैक फंगस देखने मिल सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि कोविड हुआ है तो ब्लैक फंगस। चूँकि कोविड के टाइम जो स्टेरॉइड का जो है दुरुपयोग हुआ है, इस वजह से हमको एकदम से इतने ज़्यादा मरीज देखने मिले हैं। अभी जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और आपके भी एक अस्पताल है, क्या आप भी इस तरह का इलाज कर रहे हैं? हमारा अस्पताल देवजी नेत्रालय तो एक नेत्र हॉस्पिटल है। जिस समय कहीं पर भी बिस्तर उपलब्ध नहीं हो रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, सरकारी अस्पताल फुल हो गए थे, उस समय हमको ये लगा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमने टेम्परेरी रूप पर उस समय कलेक्टर जबलपुर से, मध्य प्रदेश सरकार से और CMHO जबलपुर से बात करके उसको उस क्राइसिस के टाइम उसको हमने एक नेत्रालय को जनरल हॉस्पिटल में बदला था। वहाँ पर ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध कराए थे, मरीजों के लिए भोजन उपलब्ध कराया था, किसी तरह की कोई बेड चार्ज नहीं था, ICCU का भी कोई चार्ज नहीं था, ऑक्सीजन फ्री था, खाना फ्री था, नर्सिंग चार्ज फ्री था, डॉक्टर्स की फ़ीस फ्री थी। यानी वो एक समाज के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, उस तरह से हमने उस प्रोजेक्ट को लेके आए थे, जिसमें कि मरीज को सिर्फ कुछ एक दवाई इंजेक्शन लानी पड़ती थी, CT स्कैन बाहर से कराना पड़ता था और पैथोलॉजी के टेस्ट चूँकि कोविड में ज़रूरी हैं कि D डाइमर कितना है, C रिएक्टिव प्रोटीन कितना, उसके आधार पर आपको दवाइयों का डोज परिवर्तन करना पड़ता है या निश्चित करना पड़ता है। उसके लिए वो जाँच, यानी जो देवजी नेत्रालय का कोविड केयर सेंटर, कोविड हॉस्पिटल शुरू हुआ था, उसमें मुश्किल से 20 से 25 हज़ार में मरीज़ स्वस्थ होकर घर लौट रहे थे, ICU से भी लौट रहे थे। तो वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। अब अगर
थर्ड वेव आती है तो भी हम उस तरह का उसको फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एक भी मरीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तो मेडिकल कॉलेज भी खाली है, विक्टोरिया भी खाली है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी खाली हैं। ऐसी परिस्थिति जब भी समाज के सामने आएगी, चाहे वो किसी तरह की भी महामारी हो, कि किसी हॉस्पिटल में अगर जगह नहीं मिलेगी तो ज़रूर हम देवजी नेत्रालय को उस समय जनरल हॉस्पिटल में उच्च समय काल के लिए जो इस निश्चित पीरियड के लिए फिर से भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। अभी जो प्रशासन ब्लैक फंगस को लेके जो रणनीति अपना रहा हो, जो इलाज हो रहा है, उससे एक नेत्र रोग विशेषज्ञ होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरह से गवर्नमेंट ने इसको लिया है। शुरू में ज़रूर ये था कि एम्पोट्रेसिन वी लाइपोसोमल वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेज होते नहीं। मैंने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला रहता है, पर अभी पर्याप्त मात्रा में एंटी फंगल इंजेक्शन्स भी मिल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में बहुत बेहतर तरीके से ब्लैक फंगस के मरीज़ों की चिंता हो रही है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, मरीज़ अच्छे भी होके जा रहे हैं। तो ब्लैक फंगस से अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरह से उसको हैंडल कर लिया है। देखिए, ऐसा है कि एक बड़ा सवाल है कि सेकेंड वेव क्यों आई। सेकेंड वेव को नहीं आना था, पर सेकेंड वेव को लाने का उत्तरदायी कौन है? हम लोग हैं। जब फर्स्ट वेव ख़त्म हुई, उसके बाद वैक्सीनेशन बहुत लार्ज स्केल पर शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन कराने में लोग तरह तरह के भ्रम के शिकार हुए। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन के लाखों डोज खराब हुए, और पॉलिटिकल मुद्दे भी बने वैक्सीन को लेके, जो कि नहीं बनना चाहिए था। हेल्थ एक ऐसा इशू है जिस पे सबको एक होकर डिसीजंस लेने चाहिए। ये सब कब कारण है जिसकी वजह से कि जो लाखों डोज वैक्सीन के लग जाने चाहिए थे वो नहीं लगे। वैक्सीन लग जाने से कम मृत्यु नहीं होती, भले ही कोरोना किसी को हो भी जाए, पर इतना डेडली नहीं होता कि उसका मृत्यु हो जाए। इसलिए वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड वेव से बचाने के लिए भी वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता है। दूसरा कारण था कि क्या हमने मास्क का उपयोग किया। तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वेव के बाद मास्क का उपयोग नहीं हुआ। लोगों ने मास्क को भूल गए, हर जगह भीड़ लगाई, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही, कोरोना एक इतिहास बन गया था ऐसा समझ के लोगों ने उसको भुला दिया। ना फिजिकल डिस्टेंसिंग रही, ना मास्क लगाया, ना वैक्सीनेशन कराया। इसलिए इतने जम के सेकेंड वेव का सामना हम सबको करना पड़ा, और बहुत ही दुखद रही, जिसमें कि हमारे कई परिजन और कई जान पहचान के लोग इस जो कोरोना की जो सेकेंड वेव थी उसमें असमय उनकी मृत्यु हुई। थर्ड वेव जैसा अभी तक की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये बच्चों में आएगी, जैसा कि जो वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। अगर बच्चों में आएगी तो बच्चे घर में रहते हैं, बच्चों तक कोरोना कौन लेके जाने वाला है? हम सब लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम फिर से मास्क लगाना बंद करेंगे, फिर से बाज़ार और भीड़ वाली जगह में जाएंगे, हाथ को सैनिटाइज नहीं करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करेंगे, और सीधे घर में आएंगे और बच्चे को गोदी ले लेंगे और वहाँ उसको कोरोना गिफ्ट में दे देंगे। तो थर्ड वेव अगर आएगी तो बच्चों में आएगी। तो अभी तक बच्चों में जो कोरोना फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में देखा गया उतना सीरियस नहीं रहा है। बच्चों को बहुत ही माइनर सिम्टम्स होके और कोरोना उनका ठीक भी हुआ है। पर आवश्यक नहीं है कि जो म्यूटेंट अब वायरस का आएगा थर्ड वेव में वो भी इसी तरह का सिंपल रहेगा कि बच्चे उसमें आसानी से स्वास्थ्य लाभ करके निकल जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमको थर्ड वेव से बच्चों को बचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे को अगर कोरोना होगा तो एक तरह ये कह सकते हैं कि अभी तक तो बहुत एसिम्प्टोमेटिक होकर ठीक हुआ है, पर यह भी हो सकता है कि बच्चों को ज़रा सा भी होगा तो बच्चे सीधे वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं। और वेंटिलेटर और बच्चों के हॉस्पिटल्स की सुविधा अभी हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में उतनी नहीं है जितने बच्चों की संख्या है। उसी तरह का पेंडेमिक जैसे सेकंड वेव में हुआ था, बेड की मारामारी, वेंटिलेटर की मारामारी, वो ना मचे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमको थर्ड वेव से बच्चों को बचाना चाहिए। बच्चों के वेंटिलेटर अलग होते हैं, बच्चों की चिंता करने वाला प्रशिक्षित स्टाफ अलग होता है। उस तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत है कि बच्चों के आईसीसीयू मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट अभी से प्रयास करे कि उनके लिए प्रशिक्षित स्टाफ हमारे पास हो, उस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस तरह का वेंटिलेटर बेड्स हों कि अगर एकदम से वेव आ भी जाती है तो हम उस वेव से मॉर्टेलिटी को रोक सकें, बच्चों में उतनी मृत्यु ना हो जितनी कि सेकेंड वेव के समय यंग एडल्ट 25 से 45 साल की मृत्यु सेकेंड वेव में ज़्यादा हुई है। इसलिए
चूँकि मुझे ये लगता है कि टारगेटेड बायोलॉजिकल वेपन भी लगता है कई बार कि एक टारगेट करके किसी विशेष एज ग्रुप के लिए इस तरह का एक बायोलॉजिकल जो वेपन है वो छोड़ा गया है। इसलिए बच्चों की किस तरह से हम रक्षा कर सकते हैं इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। 70% आबादी को वैक्सीनेशन कर दें तभी तीसरी लहर को रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो बच्चों तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो आबादी शहर में बाहर घूमती है वही आबादी इन्फेक्शन को घर में लेके जाने वाली है। बच्चा तो घर में रहता है, बच्चा बाज़ार में कोरोना लेने आने वाला नहीं है। जो बाहर निकलते हैं लोग, अगर वो सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो कोरोना जो है उनके माध्यम से घर के अंदर नहीं पहुंचेगा और हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। आपको लगता है कि इतनी जल्दी 70% आबादी जो अपने देश की आबादी है वैक्सीनेशन कर पाना बहुत आसान काम है? देखिए, हमारा देश जो है 125 करोड़ का देश है। निश्चित रूप से ये दुनिया के कई देशों से बहुत बड़ा है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पर आज उपलब्ध है। उसके बाद भी लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं और उसके चलते वो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। मेरे ख्याल से वैक्सीन की तो कोई कमी अब मुझे नज़र नहीं आ रही है। चारों तरफ वैक्सीन्स के कैंप लग रहे हैं, चारों तरफ वैक्सीनेशन लोगों के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पर लोगों को आगे आना पड़ेगा कि हमको वैक्सीनेशन कराना ही है। दोनों तरफ से प्रयास होंगे तो अगर 70% से थोड़ा कम भी रहेगा तो भी हमारी थर्ड जो वेव है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होगी जितनी सेकंड वेव हुई थी। तो ये थे डॉक्टर पवन स्थापक, जिन्होंने हमसे ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा की, उसके लक्षण, कारण और उपचार, निदान के सारा कुछ बताया। हमसे थर्ड वेव के बारे में बात की। कुल मिलाकर यदि हम सावधानी बरतें तो इस थर्ड वेव को हम रोक सकते हैं। ब्लैक फंगस को लेकर यदि हम लक्षणों को पहचान लें तो इस बीमारी को उसी समय उसका इलाज मुमकिन है। कैमरामैन सोमेन डक के साथ प्रवीण नामदेव।